हाय एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल क्या होता है। अब इस वीडियो में हम उसके आगे बढ़ने जा रहे हैं। यस, माय नेम इज़ नागेंद्र सरोज एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल गीता एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ आपको एक टॉपिक दिया गया है, डू यू नो, क्या आपको पता है जो हमारे समुंदर में, सी में जो लो टाइड एंड हाई टाइड्स आता है वो क्यों आता है, कैसे आता है? हर जगह पूरे समुद्र में हमेशा एक टाइम पे लो टाइड और हाई टाइड्स क्यों नहीं आता है? रीजन उसका क्या है कि जो हमारा मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, अर्थ के ऊपर लगता है। तो समुद्र के पास जहाँ पे भी वो 90 एंगल में और लगता है जिस प्लेस पे, तो उस प्लेस पे लो टाइड आता है। और जब वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है तो वहाँ पे फिर से जो वाटर लेवल रहता है वो डिक्रीज हो जाता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, लो टाइड्स आता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स मून का लगता है तो वो उसकी तरफ खींचा जाता है, तो हम कहते हैं हाई टाइड्स आ गया है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स का कम हो जाता है तब वो फिर से क्या होता है, उसका पानी का जो स्तर रहता है, लेवल रहता है, वो डिक्रीज हो जाता है, तो हम कहते हैं लो टाइड आया है। ठीक है, ये सब बिकॉज ऑफ मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे है। जैसे यहाँ पे देखिए, विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन थ्रो वर्टिकली अपवर्ड रिमेन कांस्टेंट और विल इट चेंजेस विद टाइम। जो भी हम स्टोन अगर ऊपर वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो क्या उसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी या वो चेंज होती रहेगी? हाउ विल इट चेंज, कैसे वो चेंज होगी? व्हाई डज द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम। क्या मतलब जो हमारा स्टोन होता है उसको जब हम ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा ऊपर ही जाते क्यों नहीं रहता है? एक सर्टन हाइट पे जाने के बाद, ये मैं आपको समझा देता हूँ पूरा उसी तरह से। एक सर्टन हाइट पे जाने के बाद होता क्या है, वो जाता है और वहाँ पे रुक जाता है और रुकने के बाद वो नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमें पता है कि जो अर्थ होता है वो अपने मतलब सेंटर से एक फोर्स एक्सर्ट करता है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को जो ऊपर जा रही है कुछ हाइट पे है उसको अपनी तरफ खींचता है, जो कि वो फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो सम टाइम बाद, एक सर्टन हाइट पे जाने के बाद जो उसका वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बिकॉज क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है। और वो सर्टन हाइट पे जाने के बाद जब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाती है फिर से वो क्या होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ एकदम जो वर्टिकली वो नीचे आने लगता है और वो आके नीचे जमीन पे गिर जाता है। ये जस्ट बिकॉज होता है कि जो अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट करता है टूवर्ड इटसेल्फ, उसी की वजह से हर ऑब्जेक्ट एक सर्टन हाइट पे जाने के बाद रुक जाते हैं, वो हमेशा ऊपर ही जाते नहीं रहते हैं। और वो कितनी हाइट, मैक्सिमम कितनी हाइट जा सकता है ऊपर, हमारे डिपेंड करता है कि हम उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। ओके, ये जो सम तुम्हें दिए हुए हैं ऐसे, ये सम हम एक अगली वीडियो में अच्छे से सॉल्व करें ताकि हम सिर्फ और सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो हम इसमें सिर्फ थियरी के पार्ट और जो हमारे डेरिवेशन के पार्ट है वही करते हैं, और जो हमारे एग्जाम्पल वाले पार्ट हैं इसको हम अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में अच्छे से करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अच्छे से सुनना, ठीक है। द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के पास होगा उस पर क्या करता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, मतलब उसके ऊपर लगाता है ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? आपने मोशन का चैप्टर देख चुका है। तो F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है। ठीक है, तो कहता है कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इट एक्सेलरेशन। अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, अगर उस पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, मतलब आगे बढ़ेगा, मूव करेगा, कहीं ना कहीं उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, thus the gravitational force due to the earth on a body resulted acceleration। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी क्या होगा, अर्थ के ऊपर जो बॉडी है वो क्या करेगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर हम ऊपर कोई चीज़ फेंकते हैं तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, नीचे की तरफ भी उसके एक फोर्स लगता रहता है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है और उसकी वजह से क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन आता है, मतलब उसमें त्वरण होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। स्मॉल जी से इसे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, जी से। इसका अभी हम वैल्यू भी निकाल लेंगे नीचे जाके, जो कि क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, इसमें डायरेक्शन भी होता है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। इसे कहते हैं सदिश राशि। ओके, एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू दी अर्थ इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। हमें पता है कि अगर
कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी पर लग रहा है तो क्या होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो अपनी तरफ उसको खींचता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो, जो एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी क्या होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम देखते हैं। जैसे कि देखिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, जो कि क्या है, F इज इक्वल टू कैपिटल G M कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा यहाँ वहाँ आपने देखा था D स्क्वायर था, तो हम D की जगह R यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या होता है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमने देखा यहाँ पे जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, F इज इक्वल टू M में, F इज इक्वल टू M में, लेकिन यहाँ पे ये जो A है ये किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू G, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया है, F इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब 3 और 4 को कंबाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये तीनों, तो हम देखेंगे F दोनों का इक्वल है, F इज इक्वल टू mg है, तो F की जगह हम mg लिख सकते हैं। तो यहाँ पे mg अगर हम लिख देते हैं इस तरह से, तो ये मास और ये मास तो कट हो जाएगा, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया है हमें, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे यहाँ पे कैपिटल R कैसे आ गया, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, R इज इक्वल टू कैपिटल R हम लोग लिख सकते हैं, ओके, ठीक है, राइट। ये फॉर्मूला हमें मिल गया। अब हमें निकालना किसका है, स्मॉल g का वैल्यू क्या होता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारे अर्थ का ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, सॉरी, जो कैपिटल G का वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, राइट। अब क्या करना है, जो मास होता है वो भी होता है 6 इंटू 10⁻24, और जो हमारा R का वैल्यू होता है 6.4 इंटू 10⁻6, ठीक है, और स्क्वायरिंग कर दिया गया। ये वैल्यू फिक्स है, अगर जब भी आपको कैपिटल G का वैल्यू पूछा आपको यही लिखना है, कैपिटल M का वैल्यू पूछा वही मास ऑफ द अर्थ जिसे कहते हैं, ठीक है, ये लिखना है, और रेडियस ऑफ द अर्थ बोला तो ये लिखना है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ 24 है, ये 11 है, 11 में से 24 घट जाएगा, जो वैल्यू आएगा आपको सॉल्व करना है पूरा, और ये आंसर हमें मिल जाएगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। जैसा कि हमने देखा जो हमारा स्मॉल g का वैल्यू आया था 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको अप्रॉक्सीमेट हम लोग क्या कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं, ये हमारा फिक्स वैल्यू है अर्थ के लिए। तो क्या होता है, क्या ये वैल्यू पूरे अर्थ पे, पूरे अर्थ के हर एक जगह पे सेम रहेगा, तो हमारा आंसर होगा नहीं। देखते हैं हम कैसे वो चेंज होता है। जब हम अर्थ, ये हमारा अर्थ है, इस सरफेस पे इसके कुछ और रहेगा, मतलब अर्थ के सरफेस पे ऊपर जाएंगे तो कुछ और रहेगा, डेप्थ में जाएंगे तो कुछ और रहेगा, मतलब इनसाइड जाएंगे तो देखते हैं कैसे चेंज होता है। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन कैसे जी में आता है, कैसे वो बदलते हैं, देखते हैं। चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब हम अर्थ के सरफेस पर रहेंगे, उसकी सतह पे रहेंगे तो क्या होता है, विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या जो जी का वैल्यू होता है सब जगह सेम होगा अर्थ के सरफेस पे, तो आंसर क्या होगा, द आंसर इज नो, आंसर क्या होगा, नहीं है, अर्थ के सरफेस पे हर जगह हम जाएंगे तो सेम नहीं होगा। Their reason is that the shape of the earth is not exactly spherical, and so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place। मतलब कहता है क्या कि जो हमारे अर्थ का शेप है वो एग्जैक्टली स्पेयर नहीं है, मतलब वृत्ताकार एग्जैक्टली नहीं है, वो जगह की वाइज से हर पॉइंट पे क्या होता है, उसका जो सेंटर होता है चेंज होता रहता है। हमें पता है जो जी का वैल्यू लगता है क्या लगता है, सेंटर ऑफ द अर्थ, और जब हमारा पॉइंट सेंटर ही चेंज हो रहा है तो क्या ग्रेविटी सेम होगी हर जगह, नहीं होगी, ओके। तो देखते हैं, ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ ब्लक्स एट द इक्वेटर एंड द फ्लैटर एट द पोल, मतलब ब्लक्स होता है इक्वेटर पे और फ्लैट होता जाता है किस पे, हमारे पोल्स पे। और इक्वेटर और पोल्स आपको पता होगा, जब भी आप देखते हो एक तरफ पोल्स होता है और एक तरफ ऐसा लाइंस करके हमारा इक्वेटर शो किया गया था। ये हमारे 5th स्टैंडर्ड के साइंस के बुक में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। तो इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर, जो इसका रेडियस होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर के पास, और सबसे छोटा होता है स्मॉलेस्ट एट द पोल, पोल के पास, मतलब ध्रुव के पास क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है रेडियस उसका, मतलब उसकी त्रिज्या। द वैल्यू ऑफ अ जी इज दस हाइएस्ट, जो हमारा जी का वैल्यू होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे कहते हैं, उसका हाईएस्ट वैल्यू कहाँ होगा, 9.832 मीटर पर सेकंड एट द पोल, पोल पे क्या होगा सबसे ज़्यादा, एंड डिक्रीजेस स्लोली विद द डिक्रीजेस लैटिट्यूड, और उसका जो लैटिट्यूड होगा उसके हिसाब से वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। इट इज स्लोवेस्ट 9.78 मीटर पर सेकंड एट द इक्वेटर, ये इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगा। याद रखिए, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि जो स्मॉल जी का वैल्यू है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो हम कहेंगे वो होता है पोल्स पे 9.832 एंड सबसे लोवेस्ट कहाँ होता है, इक्वेटर पे, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज विथ हाइट। अगर हम अर्थ के सरफेस से हाइट मतलब ऊपर जाते हैं तो कैसे उसमें स्मॉल जी में चेंजेस आता है। एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 क्या हमारा है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इक्वेशन 5 इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ अ जी डिक्रीजेज, जैसे जैसे ये इंक्रीज होता है हाइट हम क्या कहते हैं उसका स्मॉल जी डिक्रीज होता है। हाउएवर द डिक्रीज इन रैदर स्मॉल फॉर अ हाइट विच आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अर्थ रेडियस, मतलब क्या होगा वो थोड़ा सा ही चेंज होगा हाइट के हिसाब से जो कि हमारे अर्थ रेडियस में हम कंपेयर करते हैं उसको। तो फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ, एग्जाम्पल कर लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमने देखा रेडियस ऑफ अर्थ क्या था 6.4 इंटू 10⁻⁶, हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम जो हमारा रेडियस था, तो यहाँ पे 6400 किलोमीटर रेडियस अर्थ का, ठीक है। ओके, इफ़ एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, अगर कोई एरोप्लेन ऊपर हवा में उड़ा है 10 किलोमीटर अब हो तो उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर, लेकिन हमारा जो प्लेन है वो उड़ा है उससे 10 किलोमीटर और ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे 6410 किलोमीटर एंड चेंज इट्स द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू दी इज निग्लेजिबल, मतलब क्या होगा हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, हमारा जो अर्थ का रेडियस है उससे ऊपर जाएंगे तो उसकी जो जी की वैल्यू होगी पूरी तरह से मतलब जीरो हो जाएगी, हम कहेंगे एकदम से जीरो हो जाएगा, उस पर स्मॉल जी का वैल्यू का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। यही रीजन है कि प्लेन आसानी से उड़ता है, अदरवाइज उस पर भी क्या होगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और वो अच्छे से फ्लाई नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब हम हाइट के ऊपर जाते हैं तो हमारा जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो चेंज होते रहता है। ऐसे ही हमारे सैटेलाइट में भी होता है और जो हमारे अदर जो सैटेलाइट हैं जो अर्थ के अराउंड चारों ओर घूमते हैं उनके ऑर्बिट में भी ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, सम टिपिकल हाइट एंड द वैल्यू ऑफ अ जी देज हाइट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, यहाँ टेबल दिया हुआ है आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए प्लेस कहाँ रहेगा तो उसकी हाइट कितनी है और स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा। जैसे देखो सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब हमारा अर्थ है उसके सरफेस पे जो हमारी हाइट होगी जीरो होगी क्योंकि हम ऊपर तो गए ही नहीं है, तो उसकी जो जी की वैल्यू होगी 9.8। ओके, अब माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8.8 किलोमीटर ऊपर, तो वहाँ की जो स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो भी 9.8 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह मैक्सिमम हाइट रीचेज बाय द मैन मेड बॉलून, मतलब जो गुब्बारा होता है जिसमें हवा भरा रहता है हम छोड़ते हैं और ऊपर जाता है, वो सबसे ज़्यादा ऊपर कितना गया है 36.6 किलोमीटर ऊपर तक गया है, और वहाँ पे उसका जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो 9.77 अप्रॉक्सीमेट हम बोल सकते हैं 9.80 है, ठीक है। हाइट ऑफ द टिपिकल वेदर सैटेलाइट, जो वेदर मौसम के बारे में जो पता करके हमें बताता है जो सैटेलाइट होता है उसकी जो हाइट होती है वो 400 होती है, और उसका वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है 8.7 होता है, राइट। उसके बाद हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिस आप यहाँ पे बैठे बैठे फ़ोन पे बात करते हैं, कैसे होता है कम्युनिकेशन, कैसे होता है सैटेलाइट के थ्रू, और जो सैटेलाइट कहाँ घूमता है अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ के ऊपर के ऑर्बिट में जो भी होगा, तो वो उसकी जो हाइट होती है 35,700, और उस वहाँ पे जो ग्रेविटी होती है बहुत ही कम होती है 0.225। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सी है चेंज विद डेप्थ, डेप्थ के हिसाब से, मतलब हम अगर ज़मीन के इन साइड जाते हैं मतलब अर्थ के इन साइड जाते हैं तो कैसे हमारा स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है वो देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अ जी आल्सो चेंजेस इफ यू गो इन साइड द अर्थ, जब हम अर्थ के इन साइड जाते हैं तो भी हमारा स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है। द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 का हमारा क्या है, इक्वेशन 5 क्या हमारा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। डिक्रीजेस एंड वन would think that the value of a g should increase as per the formula. However, the part of the earth which contribute toward the gravitational force felt by the object also decreases. मतलब जैसे कि इक्वेशन 5 में देखते हैं हम, तो हम जैसे जैसे इनसाइड जाते हैं तो टूवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो डिक्रीजेस, जो भी हमारा जो स्मॉल जी का वैल्यू है वो भी क्या होगा डिक्रीज होने लगेगा, विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एम टू बी यूज इन इक्वेशन 5 आल्सो डिक्रीजेज। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिसका एम का वैल्यू मतलब मास जो उसका वो भी क्या होगा डिक्रीज होने लगेगा। एज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ अ चेंजेस इन आर एंड एम द वैल्यू ऑफ अ जी डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। उसी तरह जैसे हमारा आर और एम की चेंज होने की वजह से देख रहे थे हम चेंज हो रहा है, उसी वजह से हमारा जो स्मॉल जी होगा वो भी क्या होगा डिक्रीज होगा, कब जब हम अर्थ के इनसाइड जाएंगे। ओके ओके, देखिए
ये जो थिंक अबाउट है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। इसके आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है, आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे व्हाट्सअप पे आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मास एंड वेट, जिसे कहते हैं द्रव्यमान तथा भार। ओके, हिंदी में तो मास होता क्या है, जो द्रव्यमान होता है हमारा क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन दी ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितना भी जो हमारा मैटर्स है, जो भी हमारा द्रव्य के अंदर कोई भी पदार्थ भरा हुआ रहता है, वो हमारा क्या होता है, एक्चुअल मास होता है। जितने भी मैटर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे उससे ही हम मास मेजर करते हैं, द्रव्यमान मेजर करते हैं। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ अ मास इज केजी, तो इसकी यूनिट क्या है, केजी। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इट इज अ वैल्यू समवेयर सेम एवरीवेयर, मतलब इसका जो वैल्यू होगा हर जगह क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, कभी चेंज नहीं होगा। चाहे आप कहीं स्पेस में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इस वैल्यू डज नॉट चेंजेस इवन व्हेन वी गो टू दी अनदर प्लैनेट। हम अगर किसी दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं तो ये मास का वैल्यू कभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ इट्स इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया वह क्वांटिटी है जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु, मैंने पेंसिल को रख दिया, 1 साल तक ये पेंसिल ऐसे की ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल ऐसे ना लगाया जाए। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो इनर्शिया होती है उसके अंदर का एक जड़त्व तो हिंदी में कहते हैं, तो उसको उसी स्टेट में हमेशा बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहर का बल ना लगे। हायर द मास हायर द इनर्शिया, जितना मास ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। मतलब मैं 1 किलो का बटखरा यहाँ रख दूँ, जो किलो मेजर करते हैं हम रख दूँ, तो कई सालों तक वहीं पड़े रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर उसके ऊपर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा वो अपनी इनर्शिया की वजह से उसी जगह पे पड़ी रहेगी। ठीक है, तो मास तो आपको समझ में आ गया कि मास क्या होता है, द मैटर प्रेजेंट इन जो अमाउंट ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट। लेकिन जो वेट होता है हमारा वो इससे बहुत डिफरेंस होता है। हम बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। तो मास समझ में आया कि हर जगह सेम होता है, जो भी मैटर है ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से हम मास मेजर करते हैं। बट जो हमारा वेट होता है वो वेट समझ लीजिए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पे है वहीं पे हमारा वेट वर्क करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वो कहीं भी वर्क नहीं करने वाला है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्टेड द ऑब्जेक्ट। मतलब अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। और अर्थ क्यों किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, किसकी वजह से अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो वेट के ऊपर जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है तब तक हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पिंड का, किसी भी बॉडी का वेट कुछ ना कुछ है। जैसे ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होता है हम कहते हैं उसका पूरा का पूरा वेट नल हो गया है, मतलब 0 हो गया है, उसका कुछ भी वेट नहीं रह गया है। इसको हम मेजर करते हैं न्यूटन में। हमारे देखिए यहाँ पे एक ये एग्जांपल देख लीजिए आप, ये पूरा इसमें बोला क्या गया है, राजीव है नॉर्मल लाइफ में, हम डे टू डे लाइफ में जब उसका वेट मेजर करते हैं तो हम कहते हैं केजी, जबकि हमने अभी सभी साइंस में पढ़ा कि हम लोग वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं, है ना। उसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। बट हम यहाँ पे राजीव का जब वेट पूछा जा रहा है तो हम बता रहे हैं 75 kg है ना। एक्चुअली हम उसका मास बताते हैं, जब भी ऐसा कुछ पूछा जाता है हम मास बताते हैं कुछ 75, उसके अंदर जो मैटर भरा हुआ है उसका हम मास बताते हैं वेट को पूछे जाने पे डे टू डे लाइफ में। तो इसका हम जब अगर चाहें तो हम इसका न्यूटन में क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे F = हमारा था mg, जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिस पर्सन के ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी उसका मास है 75 और हमारा जो स्मॉल g का वैल्यू होता है वो होता है 9.8, मल्टीप्लाई कर दो आपको न्यूटन में वैल्यू मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारा वैल्यू यहाँ पे देखो 735 न्यूटन लिख के दिया हुआ है, राइट। ओके, तो हमारा जो एक पॉइंट है फ्री फॉल, मुझे लगता है वीडियो इतना इनफ होगा। आप आज के लिए इतना ही पढ़िए, क्योंकि हम अगर सब एक साथ पढ़ते चलेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं। हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, 3-4 वीडियो में हमारा पोर्शन कवर होगा, बट चलेगा। तो ये फ्री फॉल, उसके बाद जो हमारा एक पॉइंट और है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड स्कैप वेलोसिटी, 3 पॉइंट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उसी वीडियो के साथ हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करें। ओके, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।